ऑनलाइन हुए हैं, तो क्या आपको पता नहीं था कि ऑनलाइन क्लास होता है, कब से होता है? हाँ, टेस्ट का जो है सॉल्यूशन जो है, टेस्ट का सॉल्यूशन कल करवाएंगे। आपका टेस्ट जो 6 है, कल आपका सॉल्यूशन करवा देंगे। जो भी आपका एक आध क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मिस्टेक है या गलती है, वो आपको सुधार दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए घबराइए नहीं आप, ठीक है। एक आध जगह मिस्टेक होगा, आंसर की में भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। जब आप वहां फाइनल दीजिएगा बीपीएससी के पास, तब भी उसमें देखिएगा 5 क्वेश्चन आपके गलत ही रहेंगे आंसर, ठीक है। तो जब बड़े बड़े आयोग का मिस्टेक हो जाता है, यहाँ तो हमने उसको ढंग से उसका आंसर की, क्योंकि बनाने के बाद ही पता चलता है कि आपका आंसर उसका क्या आएगा, ठीक है। तो वो होता है। हाँ, 2 दिन आपका डेट बढ़ चुका है फॉर्म भरने का। जो लोग अभी तक नहीं डाले हैं, अच्छे से डाल लीजिए, ठीक है। जिनके पास अगर मान के चलिए कोई मूल प्रमाण पत्र या कमी है कुछ भी, तो वो भी फॉर्म डाल लीजिए, मार्कशीट डाल के भी कम से कम, ठीक है। बाद में भी आपको मौका दिया जाएगा परीक्षा होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो अभी फिलहाल जो डॉक्यूमेंट है उसी पे आप डाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका एकदम मूल रहेगा तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। अगर आपके पास मार्कशीट भी है तो वो भी डाल करके फॉर्म डालिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाद में जब आप पास कर जाइएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप वहां पे लगा दीजिएगा। बहुत लोग के पास नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। हाँ, रहना चाहिए, जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो उस स्थिति में भी आप जो है भर सकते हैं। चलिए, अब तो हमने आपको आंसर की भेज ही दिया है, लेकिन फिर भी इसको तेजी से कर लेते हैं, तो हमारा पूरा इतिहास कंप्लीट रहेगा। तो कल के डेट में आप लोग नहीं बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव सर ने नहीं करवाया था, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, 9th-10th का भी एसएसटी का डाल दिया गया है टेस्ट में। लास्ट फोल्डर में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा 9th-10th का जो है टेस्ट 3 अभी तक डाले जा चुके हैं। वो तीनों टेस्ट आप लोग दीजिएगा। आपको जो है 10 दिन के अंदर सारा टेस्ट आपको 15-15 सेट सबका मिल जाएगा। आप लोग बस टेस्ट देते रहिए, ठीक है। रिजल्ट जो है हम आपको भेजते रहेंगे। जैसे आज आपने पूरा दिन जो भी टेस्ट दिया होगा, कल मॉर्निंग में आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा कि कितने लोगों ने कितना मार्क्स लाया। उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आप कितना जो है पानी में हैं। कहने का मतलब है कि आप कितना औरों की अपेक्षा अच्छे हैं या नीचे में हैं, तो उससे आपको एक अंदाजा लगेगा। जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो आपके वहां भी होने वाला है, 4 लाख लोगों में भी होने वाला है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं कोई एक जगह के नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार के लोग हमसे जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं, ठीक है। तो लगभग 200, 250 या 300 जो भी लोग टेस्ट देंगे, तो उसमें आपका अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने रैंक लाते हैं। तो उसी हिसाब से आप कंपेरिजन 4 लाख में कर लीजिएगा। लगभग 4 लाख फॉर्म गिरेगा, ठीक है। 3 लाख से ज्यादा नहीं गिरता, लेकिन अब डेट भी बढ़ रहा है और बार बार जो है अलग स्टेट वालों को भी मौका मिल गया, तो 1 आध लाख तो स्वाभाविक सी बात है, बढ़ ही जाएगा। और हमने शुरू में भी बोला था कि 3 से 4 लाख के बीच में 3 लाख फॉर्म गिरेगा। लेकिन 1 लाख जो बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अदर स्टेट वाले भी लोग जो है इसमें भर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तेजी से हम लोग मिडेवल जो हिस्ट्री का है, जो ऑब्जेक्टिव है, मेन में जो क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन यहां से आ जाए आपके एग्जाम में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होता है वो ऐसे आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। आगे जाकर के उसकी आंख निकाल ली जाती है पृथ्वीराज चौहान का। फिर आगे जब मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद उसका गुलाम जो रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली के गद्दी पे बैठता है, लेकिन एज ए सुल्तान नहीं बैठता है, वो एज ए उसका जो सिपा सलार के रूप में बैठता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना? ऐसे वो सुल्तान बनता ही नहीं है, सिपा सलार के रूप में ही वो रहता है। लेकिन 1206 ईस्वी में वो दिल्ली के गद्दी पे कह सकते हैं कि बैठ गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के का सुल्तान कब बना, ठीक है। तो 1206 ईस्वी, ठीक है। 1206 ईस्वी आप लोग को पता ही है और आपके पास अब आंसर भी है।
तो अब तो आप लोग आसानी से सारा क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। कम से कम देख के भी दीजिएगा तो याद तो होगा कुछ ना कुछ। चलिए, दिल्ली में गुलाम बस, कल से हम जो है आपका जो भी टेस्ट हुआ है उसका सेट प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैथ रीजनिंग जो भी आप बोलते हैं कि मिस्टेक है या क्या है नहीं है वो देख लेंगे, ठीक है। दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्था, तो गुलाम वंश यही है। कौन सा? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि गुलाम था और मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है, तो उसी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन यहां पे क्या क्वेश्चन है वो देखिए, दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक पूछ रहा है, वास्तविक संस्थापक जब लगा दे तो चूंकि यहां पे ये तो बैठा था और 1210 में इसकी मृत्यु ही हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक का। चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए जो है 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो मात्र 4 साल में तो वो दिल्ली सल्तनत का निर्माण नहीं कर पाया था। तो वास्तविक रूप से संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, चूंकि इसी ने चहलगानी जो 40 लोगों का एक संगठन बनाया था जिसके माध्यम से शासन की बात की थी। तो यहां पे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा गुलाम वंश का तो हमको इल्तुतमिश बताना है, ठीक है। हाँ, महिला रिजर्वेशन तो सबको मिलेगा, महिला तो 50% रिजर्वेशन तो वो मिलेगा ही। देखिए, रिजर्वेशन को आप लोग अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। जो नया रिजर्वेशन है उसका कुछ अलग नियम है, ठीक है। जैसे आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप फॉर्म भरने के वक्त में जनरल डालेंगे तभी आपका रिजल्ट जनरल में जाएगा। अगर आपने ईबीसी डाल दिया, ओबीसी डाल दिया या ईडब्ल्यूएस डाला तो हो सकता है कि जनरल से भी ज्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ज्यादा लोग पढ़ने वाले ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो जनरल से ज्यादा चला जाएगा और जनरल का उस स्थिति में कम जाएगा। तो सबका कैटेगरी बट गया। आप जब फॉर्म डालते तो उसी टाइम, और सब में 50-50% महिला रिजर्वेशन होगा, इतना जान लीजिए। अगर जनरल का सीट मान के चले, जितना भी सीट है जो भी होगा उसमें 50% महिला का रिजर्वेशन होगा, चाहे वो किसी स्टेट के होंगे, सबको बराबर ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, दो मिसाइल के केस में अगर आप बिहार के वासी हैं, ठीक है, जहां आपको रिजर्वेशन मिलता है बिहार में, ठीक है, तो उसमें आपको जो है 50% मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप रिजर्वेशन में डाले हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, अनदरवाइज अगर नहीं डाले हैं तो आप जनरल में अदर स्टेट के ही लोगों के साथ आपका भी कंपटीशन होगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। चलिए, इल्तुतमिश 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था? अभी तुरंत हमने बताया था, 40 लोगों का, 40 अधिकारियों का एक संगठन बनाया था, चहलगानी कहा जाता था उसको, ठीक, चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। तो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। 40 कह सकते हैं कि 40 अधिकारियों का एक समूह या प्रशासक कह सकते हैं, प्रांतीय, जो कि पूरे सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत था उसको कंट्रोल करते थे, जो भी प्रांत था इसके अधीन उसको, ठीक है। तो 40 मंडल का जो है गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम महिला शासिका के रूप में बनती है। चूंकि वह योग्य थी और इसका जो पुत्र रहता है बहराम शाह, वह उतना योग्य नहीं रहता है, ठीक है। तो रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण जो एलिफिंस्टन ने क्या बताया है? देखिए, रजिया बहुत ही तेज तराक महिला थी, ठीक है, लेकिन इसको यहां पे गद्दी से हटा दिया जाता है। क्यों? चूंकि जब ये दिल्ली की सल्तनत पे बैठती है तो जो तुर्की जो खलीफा वगैरह थे, तो उस समय पर्दा प्रथा तो आज भी आप देखिएगा इस्लाम में है ही, मुस्लिम समाज में। तो इसने क्या किया था कि पर्दा प्रथा को समाप्त करके कोट और टोपी पहन करके जो उसका ड्रेस है उस रूप में आने लगी, और यहाँ पे जो भी खलीफा लोग थे तो उनको बुरा लगने लगा, ठीक है, कि एक महिला हम पे हुक्म करती है। तो उसने चाल षड्यंत्र किया और वहां पे जो है इसकी हत्या करवाई गई। तो याकूत से प्रेम करना ये नहीं था, ठीक है, पर्दा प्रथा त्यागना, मेन कारण क्या था? उसका स्त्री होना। मेन कारण जो था एलिफिंस्टन ने बताया है कि वो स्त्री थी, यही उसको सबसे बड़ा खामी था कि वह स्त्री थी। अगर वह स्त्री नहीं रहती तो दिल्ली सल्तनत का स्वरूप ही अलग होता। तो वहां पे जो भी षड्यंत्र किया गया उसके महिला होने के कारण ही, ठीक है। तो रजिया के पतन का मुख्य कारण एलिफिंस्टन ने क्या माना है? एकमात्र कारण माना है कि उसका स्त्री होना,
ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उसका स्त्री होना। ठीक है, अब देखिए इसी में आपका जो है गुलाम वंश में ही आपका आता आगे चल करके बलबन। ठीक है, बलबन। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, अब आते हैं राजत्व का देवीय सिद्धांत किसने दिया था? यानी राजा कोई ऐसे नहीं बन सकता जब तक कि देवता नहीं चाहे, जब तक कि ऊपर वाला कोई असीम शक्ति नहीं चाहे तब तक वह कोई भी जो है यहाँ का शासक नहीं बन सकता। यानी राजत्व का देवीय सिद्धांत इसको बोलते हैं। ठीक है, तो राजत्व का सिद्धांत जो दिया था बलबन ने, और पाबोस और सजदा पूरा झुक करके एकदम पैर को चूमना, ठीक है, ये सब शुरुआत किसने किया था? बलबन। लौह रक्त की भी नीति अपनाई थी, अपने जितने भी जो भी इसको लगता था कि मेरा विरोधी है उसको समाप्त कर देता था। ठीक है, उसको मार देता था, ठीक है, मरवा देता था। तो बलबन यहाँ पे लौह रक्त की भी नीति अपनाता है। और सर्वप्रथम इसने क्या किया था? जो 40 लोगों का जो समूह था चालीसा, उसको समाप्त किया। क्योंकि बलबन भी चालीसा का ही सदस्य था और उसको पता था कि चालीसा के ही माध्यम से फिर हमको भी हटाया जा सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम जब यह गद्दी पे बैठा तो, और गद्दी पे बैठने के पीछे भी यह बहुत बड़ा षड्यंत्र करता है। सबसे पहले इसने अपनी बेटी का विवाह कर देता है। किसके? तो इल्तुतमिश का जब उसका पुत्र बनता है, ठीक है, जो छोटा पुत्र रहता है तो उससे कर देता है। और वह थोड़ा सा बीमार भी रहता था और उतना समझदार नहीं था, और सारा जो है अपना कंट्रोल कर लेता है बलबन। कहा जाता है, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बलबन ने ही उसको मरवा भी दिया था जहर दे करके, लेकिन सब इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते हैं। ठीक है, तो बलबन जो है गद्दी पे बैठा था तो ये भी चालाकी से ही बैठा था बलबन, लेकिन आगे चलकर राजत्व का देवीय सिद्धांत इसने बनाया कि कोई भी शासक बनता है ऐसे नहीं जब तक कि देवता नहीं चाहे। ठीक है, तो बलबन राजत्व का देवीय सिद्धांत। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था? सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था तो अमीर हसन था, मिनहाज उल सिराज भी था, अमीर खुसरो भी था। ये जो था ये मुगल कालीन था। अब्बास खां जो शेरवानी जो थे वो आपके मुगल काल के विद्वान थे, इतिहासकार हैं अब्बास खां शेरवानी। ये दिल्ली सल्तनत काल के नहीं थे। तो ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, जो अब्बास खां शेरवानी है ये मुगल काल के हैं, दिल्ली सल्तनत काल के ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी, आपके पास भी आंसर है। आप लोग एक नजर आप लोग दे लीजिएगा एक बार, बस मैं सुना देता हूं थोड़ा बहुत। चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग किया? अभी तुरंत हमने बताया किसने भंग किया था, तो बलबन ने। जो चालीसा था, क्योंकि ये भी 40 इक्तेदार में से ही था, चालीसा में से ही था। ठीक है, तो इसको समाप्त किया बलबन ने ही। अभी तुरंत हमने इसका चर्चा किया था। देखिए मध्यकालीन से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन तो दे ही देगा, और उम्मीद कीजिए कि इसी में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो टेस्ट दीजिए भरोसा से, देखिए ये हम नहीं कहेंगे कि सारा टेस्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बात का फुल गारंटी। ठीक है, अगर आप उस लेवल के क्वेश्चन में अगर आप 60, 65, 70 नंबर ले आते हैं तो आप वहां भी ले आइएगा और देखिएगा। आप मेरा टेस्ट दे लीजिए और जब आप अपना फाइनल रिजल्ट आएगा वो मिला लीजिएगा, लगभग सेम जाएगा। आप 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे होगा बस। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं था? ठीक है, तो देखिए तुर्क तो सब है इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश, सभी जो है तुर्की है। इलबरी तुर्क जो है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी तुर्क नहीं था, ये गुलाम था। इलबरी तुर्क तुर्की का ही था लेकिन इलबरी तुर्क नहीं था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो नई मुद्रा व्यवस्था जो लागू किया था वह, क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा, ये तो 1206 से 1210 के बीच में रहा ही, बहुत कम टाइम पीरियड है। तो यहां पे इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इल्तुतमिश को। और अरबी परंपरा के आधार पर नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो इल्तुतमिश को ही जाता है। ठीक है,
सल्तनत काल में अमीर ए आखुर कहलाता था। तो जो अश्वशाला का जो प्रमुख होता था उसी को अमीर ए आखुर कहा जाता था। तबकाते नासरी एक ग्रंथ है, इसकी कीर्ति जो है मिनहाज उल सिराज या उस सिराज भी रहता है लिखा हुआ, तो देख लीजिएगा। मिनहाज उस सिराज भी कई कई जगह देखते हैं उल भी रहता है, तो मिनहाज उल सिराज तबकाते नासरी या मिनहाज उस सिराज, ठीक है। तबकाते नासरी की कीर्ति किसने किया है? तो मिनहाज उल सिराज। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुलामों का गुलाम, चूंकि गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका भी गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को उसके ही 3 भाई जो थे, वो 4 भाई था, ठीक है। तो चूंकि यह छोटा था बेटा, तो इसको इसके पिताजी ज्यादा मानते थे, तो इसका जो तीनों उससे बड़ा भाई था उसने इसको बाजार में ले जाकर के बेच देता है। किसके हाथों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों, ठीक है। तो ये जो था तो गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि इसका भाई जो था इल्तुतमिश का, किसके हाथों बेच देता है? कुतुबुद्दीन। क्यों? क्योंकि इसका पिताजी इसको ज्यादा, ये अच्छे खानदान का था, पढ़ा लिखा, और कह सकते हैं आगे चल करके और भी जो सैन्य प्रशासन जो भी है उसको ट्रेनिंग कुतुबुद्दीन ऐबक देता है, और अपनी ही बेटी से इसका विवाह भी करवाता है, यानी इसका दामाद भी था। ये इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इसीलिए तो इसके मरने के बाद जो दिल्ली के व्यापारियों ने इल्तुतमिश को ही गद्दी पे बैठाने के लिए कहा, क्योंकि उसको पता था कि इसका जो बेटा था आरामसा वो योग्य नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र भी था आरामसा, वो योग्य नहीं था, और दिल्ली के जो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इसी को बैठाया इल्तुतमिश को, ठीक है। तो इल्तुतमिश आपका गुलामों का गुलाम था। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? देखिए अगर पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां थी, तो लाहौर हुआ करती थी। कहां होती थी? लाहौर। लेकिन अगर पूछे इल्तुतमिश के राज्यकाल में, इल्तुतमिश के राज्यकाल में, तो वहां की राजधानी दिल्ली ही थी, ठीक है। तो सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के काल में दिल्ली थी। लेकिन अगर पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में कौन सा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में आपका लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो थी वो लाहौर हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुतुबुद्दीन मरेगा, कैसे मरेगा? तो वह चालीसा जो पोलो खेल होता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए, ए पंजाब, उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने पेट में छुरा मारकर, चलिए ये सब नहीं, पंजाब पर अधिकार जमाने, ये भी नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर ही आपको पता है कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान, चौगान खेलते हुए जो है घोड़ा से, अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, चौगान से खेलते समय, चौगान पोलो जो होता है उसको खेलते समय वो घोड़ा से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? तो 1210 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा और क्या है और किसने बनवाया? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और यह एक क्या है? मस्जिद है। लगेगा कि झोपड़ा है, झोपड़ी ऊपरी होगा, लेकिन है ये क्या? मस्जिद है। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, और इसका निर्माण चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत जानकार हैं, कहीं कोई शक नहीं है, और उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर 80-85 नंबर लाइएगा। अभी तो शुरुआत में आप लोग को हमने देखा है बहुत लोग 100+ नंबर लाए हैं, तो वो लोग तो हमको लगता है कि नहीं, सीमा पे एकदम पहुंच जाइएगा। चलिए, लेकिन इतना उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग कम से कम क्वालिफाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमें ज्यादा नंबर की आवश्यकता नहीं है,
बस आप लोग 70 से 75 अराउंड लाने का प्रयास कीजिए, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आपको रहेगा, इतना जान लो। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो ये भी है कुतुबुद्दीन ऐबक ही, क्योंकि ये लाखों का दान दिया करता था। ठीक है, लाख बख्श इसीलिए कहा गया क्योंकि ये लाखों का दान करता था। तो किसको कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श भी कहा गया है। लाख बख्श किसको कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए जिनका साइंस है वो भी ये सब पढ़ लीजिए, 40 नंबर में पूछेगा ही, मैथ भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, जनरल स्टडीज, करेंट अफेयर सब रहेगा। और जिनका 9-10 है वो भी पढ़िए, और 1 to 5 वाले हैं वो भी पढ़िए। सबको सब चीज पढ़ के जाना है, इतना ही जानिए। हाँ, आपको 9-10 वाले को जो सब्जेक्ट है मेन उस पर विशेष फोकस करना, लेकिन ओवरऑल नॉलेज सब सब्जेक्ट का रखना है। बीपीएससी सब कुछ चेक करेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन क्या, पूरे भारत में ही इसको माना जाता है। रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की, ठीक है, प्रथम, उससे पहले कोई महिला शासिका बनी ही नहीं है। रजिया सुल्तान से पहले रजिया सुल्तान को माना जाता है प्रथम महिला शासिका, रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत। चलिए, मंगोल आक्रमण का, अच्छा ये देखिए टाइपिंग वाला बहुत मिस्टेक। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? जो मंगोल का था चंगेज खां, वो किसके समय में आया था? ऑप्शन है आपके पास, इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है ऐबक, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। अब आपको बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सी, ए होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। क्या होगा? ए, ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के ही समय में आया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? बात वही है, इल्तुतमिश ही इसके समकालीन भी था, और इसी समय में वो मंगोल का जो नेता था चंगेज खां वो आया था। चंगेज कर लीजिएगा। चलिए, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मंगोल का था, चीन मंगोल, मंगोलिया, तो उसका नाम था तेमुचीन। क्या नाम था? चीन मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया चीन के बगल में का देश है मंगोलिया। ठीक है, तो चंगेज खां का जो नाम था वो तेमुचीन था। ठीक है, अब देखिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने किसकी उपाधि धारण की? केसरे हिंद, जिल्ले इलाही, दीने इलाही, तृतीय हिंद। बताइए किसकी उपाधि धारण की थी बलबन ने?
बिल्कुल सही, जिल्ले लाही, जिल्ले लाही की उपाधि धारण किया था। ठीक है, जिल्ले लाही, बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो जिल्ले लाही। केसरे हिंद तो गांधी जी को उपाधि मिला था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? उसने इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, इसने तो समाप्त किया, इसलिए ये गलत है। ये इसका मतलब यही सही है, यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसने तो इक्तेदारी जो चालीसा था उसको समाप्त कर दिया था, इसीलिए ये आपका ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है यहां पर। चलिए, अब आते हैं गुल खिले तो कौन सा सूंघ लेना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश बताए थे ना कैसे याद करना है। ठीक है, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता ही है, जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे खिलजी वंश के संस्थापक? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। तो याद रखिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। हाँ, सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं खिलजी वंश का जो शासक होता है महत्वपूर्ण, वो अलाउद्दीन खिलजी होता है। और उसने जो है घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट किया, हुलिया प्रथा, जो सेनाओं का हुलिया रखना, जो स्ट्रक्चर है वो, वेतन देना। ठीक है, तो ये सब नगद रूप से वेतन देना, ये सब सैन्य सुधार में। फिर अनाज में जो था बाजार नियंत्रण बहुत इसका जबरदस्त था, दक्षिण भारत पे विजय करता है। ठीक है, तो ये सब के लिए जाना जाता है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पे विजय प्राप्त किया था। तो पहला शासक जो है दिल्ली सल्तनत का, वो है आपका खिलजी वंश का, और उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला जो आपका शासक है दिल्ली सल्तनत का, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। तो हुलिया प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा, सेनाओं को नियत वेतन देने की प्रथा, या कह सकते हैं कि जो बाजार नियंत्रण था उसका, या टैक्स भी सबसे ज्यादा वसूली करने वाला था, ये 50% टैक्स ले लेता था। तो ये सब में अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति, देखिए वही चीज आ गया, मूल्य नियंत्रण यानी बाजार नियंत्रण, पहली बार लागू किया था? तो वह था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो पहली बार यानी रेट फिक्स होता था, उससे ज्यादा कोई भी रेट नहीं ले सकता था। ठीक है, और किसानों को ये हिदायत दी गई थी कि आप खाने भर अनाज रख करके बाद बाकी अनाज को आपको मंडी में भेजना है। दिल्ली में मंडी थी, वहां भेजना है आपको। जो भी रेट था फिक्स था। ठीक है, तो कोई कालाबाजारी नहीं था। अगर कोई गलत तौलता था तो उसको मांस काट लिया जाता था। 100 ग्राम कम तौला 100 ग्राम कहीं से अब जहां से देना है दीजिए भाई। ठीक है, मांस काट लिया जाता था। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था? बड़ा ही खतरनाक आदमी था, मलिक काफूर। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, और यह एक हिजरा था, और मलिक काफूर ने ही इसको मदद किया था। ठीक है, दक्षिण के अभियान में। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर है मलिक काफूर। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको खरीदा था 1000 दिनार में। ठीक है, 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था, तो 1000 दिनारी भी इसका नाम है। राज द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय, तो अभी तुरंत हमने बताया कि जो सेना को सबसे पहले जो वेतन देने का काम शुरुआत किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। उससे पहले पट्टा दी जाती थी भूमि का, जमीन का, और उसके आधार पर सेना सब काम करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम जो है वेतन देने का शुरुआत किया था। ठीक है,
क्योंकि ये सारे जमीन को क्या किया था, नियंत्रित कर लिया था, सरकार के अधीन कर लिया था और सबको वेतन देना शुरू किया था। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था। अब सब में वही नाम जाएगा, जिसने भू राज सेवक निर्धारण के लिए जमीन की माप, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है वो सब आप समझ सकते हैं, जमीन की माप पैमाइश को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग जो खूत और मकदुम, ठीक है, मुकदम, ये पूछा था। मुगल काल में मुकदम जो होते थे वो गांव के राजस्व, या कह सकते हैं कि एक प्रकार के उस समय गांव के प्रधान थे, वो भी भू राजस्व देने को कहा जिस तरह आम जनता देती थी। तो यह बात अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा, जो गांव के मुखिया है, जो प्रधान है, मखदूम है, वो भी टैक्स देंगे सरकार को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा था। चलिए, घरी, यह है आपका घरी एवं गृह कर, यानी घर का जो गृह, अगर आपके पास घर है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स लेने में बहुत आगे थे, यानी ये कर का 50% जो इनकम होता था, जो भी आय होता था यानी खेती से, उसका 50% तक ये टैक्स ले लेता था। ठीक है, तो घरी कर, चरी कर यानी चरवाहे का शुल्क, अगर आप मवेशियों को चराते हैं तो वो आपको टैक्स देना पड़ेगा अलग से, घर बनाते हैं तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। तो गृह कर और जो है आपका घरी कर, चरी कर, ये सब पूछे तो इसी का कृपा था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये सब लाया था। ठीक है, घरी कर, चरी कर, ये सब अलाउद्दीन खिलजी का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा था? तो चित्तौड़ को जब इसने जीता था तो खिजराबाद उसका नाम कर दिया था। दीवाने रिसालत, रियासत लिखा हुआ है, रिसालत होगा। दीवाने रिसालत का कार्य था सैनिक भर्ती का व्यापारी वर्ग पे नियंत्रण। तो दीवाने रिसालत जो हुआ करता था वो व्यापारी वर्ग पे नियंत्रण करता था। दीवाने रिसालत का काम था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करना कि कोई उचित मूल्य से ज्यादा पे सामान को नहीं बेचे, काला बाजारी नहीं करे। तो वो सब का नियंत्रण विभाग था अलाउद्दीन खिलजी, उसको दीवाने रिसालत कहा जाता था। ठीक है, तो यहां तक आपका 95 तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि गर्मी आज फिर बहुत ज्यादा है, फिर बारिश नहीं हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय देवगिरी जो दौलताबाद आगे जाके बनेगा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो उस समय रामचंद्र देव वहां का शासक था। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? अभी तुरंत हमने बताया, अलाउद्दीन खिलजी। तो एक क्वेश्चन तो अलाउद्दीन खिलजी का ना चाहते हुए भी एग्जामिनर दे ही देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1326 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो आपका सिंधु जो क्षेत्र है वही था सीमा। ठीक है, तो सिंधु याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे कब बैठा? तो देखिए 1333 में इसी के राज में आता है कौन? तो इब्न बतूता। तो उससे पहले ही बैठा होगा। तो 1325, 1351, 1320, ठीक है, तो 1296। तो 1333 से पहले कौन इसमें दिख रहा है? तो 1325 ही होगा, होना चाहिए 1325 ही। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे 1325 ईस्वी में बैठा। देखिए एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद है तो कुछ घटना का अगर आपके पास डाटा रहता है तो आप उससे कोरिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं इतिहास में। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी आपको बताए थे, दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, और ये पगला बादशाह है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मतलब जितनी योजनाएं लाई सारा असफल हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसको पगला बादशाह भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्ट में इसको एमबीटी भी लोग लिख देते हैं, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 100 क्वेश्चन अभी आपको हमने बताया। थोड़ा सा पानी उनी पी लेते हैं, तब तक आप लोग जो है आराम फरमाइए।
तो इसने जो 4 काम किए थे, दिल्ली से दौलताबाद भी राजधानी किया था, ये दिल्ली की जनता को कष्ट पहुंचाना चाहता था, इसका उद्देश्य था। ऐसे इतिहासकार इसको सही साबित करने का प्रयास किए हैं, क्योंकि दौलताबाद जो मध्य में पड़ता है, तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को कंट्रोल करने के लिए इसने किया था। दूसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, जो अभी भी आपका सांकेतिक मुद्रा ही है, ठीक है। उसके बाद इसने जो है कराचिल अभियान किया था, वो भी असफल रहा था, ठीक है। तो ये सब जो योजनाएं इसने किया, सभी असफल योजनाएं थी इसकी। तो हो सकता है पूछ दे सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, फुतुहात ए फिरोज शाही, जो फिरोज शाह की आत्मकथा है। और इसने बहुत ज्यादा काम किए थे, खास करके दिल्ली के एरिया में इसने बहुत सारे जो पेड़ पौधे लगवाए, बाग बगीचा लगवाया था, नहर बनवाया था। ऐसे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक ने लगवाया था, लेकिन फिरोज शाह जो था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, तो उसने भी बहुत ज्यादा काम किया था, खास करके मजदूरों के लिए, बंदों के लिए, जो गरीब लोग था उसके लिए भी ऑफिस बनाया था, काम जो बेरोजगार थे उसके लिए भी। तो बहुत सारा काम फिरोज शाह तुगलक भी करता है। और ये जो रहता है वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई रहता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को कोई संतान नहीं था। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में आपका इब्न बतूता आता है, मोरक्को, जो अफ्रीका का वासी रहता है। तो ये सब भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो फुतुहात ए फिरोज शाही में किसकी आत्मकथा है, तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। उसकी मां लेकिन राजपूत थी, किसकी, तो फिरोज शाह तुगलक की मां। इसीलिए उसको लगता था कि जो दिल्ली सल्तनत के जो तुर्की खलीफा लोग हैं, मुसलमान सब हैं, वो हमको जो है सही से नहीं सपोर्ट करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। इसीलिए ये बहुत ज्यादा हिंदुओं से नफरत दिखाने का भी प्रयास करता है, अपने आप को सही साबित करने के लिए। चलिए, निम्नलिखित शासकों में से वह कौन था जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। यह बोला था हुनूज दिल्ली दुरस्त। यह बात क्यों बोला था, ठीक है। और अभी भी बोला जाता है साहेब अभी दिल्ली दूर है, ठीक है, मतलब ये संभव अभी मुश्किल है, ठीक है, अभी आप पहुंचे नहीं है वहां। तो यह बात कई इतिहासकार इसका अलग मीनिंग निकालते हैं और कहते हैं क्योंकि पहले से प्लान बना हुआ था कि गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से लौटेगा, बिहार बंगाल अभियान करके, तो उसको दिल्ली तक पहुंचने नहीं देना है उससे पहले ही। और ये कौन काम करवाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की ही हत्या करवाने का साजिश रचता है। कई इतिहासकार बोलते हैं, लेकिन कई इसको खंडन करते हैं, क्योंकि यूपी के पास कहीं पे जब जश्न समारोह मनाया जा रहा था, तो उसी दौरान जो है जो तंबू रहता है काठ का बहुत बड़ा, ठीक है, अभी जैसे आप टेंट उंट कह सकते हो उसको, ठीक है, तो हाथी वहां आ जाने से हाथी क्या करता, धक्का दे देता, वो गिर जाता है, पूरा जो टेंट उंट जो भी काठ उठ का बना होगा, तो उसके नीचे दब करके गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। तो जब वह बंगाल बिहार को जीतता है, तो वो वहीं से खबर देता है कि निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को कह दिया जाए, और ये सूफी संत थे, कि अब वो दिल्ली खाली करके चले जाए, अगर हम आएंगे देख लिए तो बहुत बुरा होगा। तो इसी पर ये जो है हुनूज, ये जो बोलते हैं निजामुद्दीन औलिया, हुनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, पहले आइए तो उसके बाद तो हम चले जाएंगे। लेकिन वो पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
या तो ये भविष्य वक्ता होंगे या कुछ और होगा, या तुकलगी की बात हो गई होगी, जो भी हो इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो ये बात गयासुद्दीन तुगलक को ही बोला गया था। और किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, थोड़ा बहुत कहानी आपको बता देते हैं। इसे जब हम मुगल काल पढ़ाए थे तब भी ये सब चर्चा किए थे। क्योंकि देखिए छोटा छोटा कहानी से हो जाता है क्या, आपको समझ में आ जाता है, और जब समझ जाते हैं तो आपका गलत नहीं बनेगा वहां। ठीक है, और इतिहास जानते ही कि कितना क्लिष्ट सब्जेक्ट है, कितना विशाल सब्जेक्ट है। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो फरुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन, मोइनुद्दीन। ठीक है, तो मेरे समझ से नसरुद्दीन होगा। आप लोग बताइए कौन सा होगा? आप लोग आंसर तो देख ही लिए होंगे, कौन सा होगा? चिरागे दिल्ली नसरुद्दीन को ही कहा जाता है शायद। थोड़ा सा मैं भी इसको कंफर्म हो लूं। हाँ, नसरुद्दीन को ही कहा जाता है चिरागे दिल्ली। ठीक है, चिरागे दिल्ली किसको कहा जाता है? नसरुद्दीन को ही कहा जाता है। नसरुद्दीन को ही कहा जाता है। तो गलती से भी आप निजामुद्दीन औलिया नहीं मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? और ये सारे संत हैं, भक्ति आंदोलन के सारे संत हैं। मीराबाई का भी आप नाम जानते होंगे। मीराबाई, कृष्ण की भक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई नहीं। आप लोगों ने गाना सुना होगा मीराबाई का। वल्लभाचार्य ये भी थे, चैतन्य महाप्रभु, इनको जो है कृष्ण भक्ति, बहुत ज्यादा कृष्ण के बड़े भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के क्षेत्र में थे। नामदेव जो थे ये भी संत थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इस्लाम से प्रभावित थे। नामदेव याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन के ये सारे संत हैं। नामदेव भी जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कंटेंट में भक्ति आंदोलन का एक हमने वीडियो डाल रखा है, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं होंगे क्योंकि इतना डीपली आपको पढ़ना भी नहीं है, तो बस ये जानिए। ठीक है, तो उसमें इन सब संतों के बारे में हमने बताया है। कबीरदास हो गए, गुरु नानक हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, रामानंद हो गए, ये सब सारे भक्ति आंदोलन के कवि हैं। ठीक है, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, ख्वाजा बख्तियार चिश्ती। तो मुझे लगता है इसका आंसर मोइनुद्दीन चिश्ती ही होना चाहिए। थोड़ा सा कंफर्म हो लेते हैं। नहीं, निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, 7 सुल्तान का शासन देखा था। किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया था? तो उसका नाम था बुरहानुद्दीन, जो कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का जो है आरंभ किया था। तो उसका नाम था बुरहानुद्दीन। क्या नाम था? तो बुरहानुद्दीन। ये सब बस रट लीजिए, चूंकि सूफी संत, या अगर आपको पढ़ना होगा तो कंटेंट में आपके हिस्ट्री वाले में, मिडेवल में ये सब हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन उतना पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समय। और इसी ने ज्वालाजी मंदिर है उसको तोड़ करके उसके पत्थर को जो काटता उठता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसको दे दिया था। ठीक है, बकरी उकरी को जो काटता है उसको दे दिया था। और आगे चल करके इसको गला संबंधित कैंसर हो जाता है, बीमारी हो जाता है, और फिर ये मर जाता है सिकंदर लोदी। और इसने आगरा शहर की भी नींव डाली थी। आगरा शहर का भी निर्माण इसी ने किया था। ठीक है, गज सिकंदरी जो जमीन की पैमाना है उसने भी इसको शुरुआत किया था। तो सिकंदर लोदी याद रखिएगा। अच्छा शासक है, लेकिन गलत काम यही करता है कि देवी देवता, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ करके उसको जो है मांस तौलने के लिए दे देता है कसाई को। हाँ बिल्कुल सही जवाब, कसाई को यह
दे देता है। तो देखिए गलत कर्म का परिणाम तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, चाहे वो किसी धर्म के हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको गला संबंधित बीमारी होता है और वो मर जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किसके शिष्य थे? ख्वाजा अबू यूसुफ के। बताइए ख्वाजा उस्मान हारूनी के, तो ये हारूनी के ही थे, उस्मान हारूनी के ही शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। बस ये सब पढ़ लीजिए, ऐसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि अब शेख यहाँ पे जो है भक्ति आंदोलन और जो क्या बोलते हैं सूफी संत, उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर खुसरो, अब्दुल चंद्रभान, अमीर हसन को, अमीर हसन को भारत का क्या कहा गया है? साद कहा गया है, ठीक है। भारत का साद अमीर हसन को कहा गया है। ये सूफी संत चैप्टर से है। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो वह थे निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इसी में से कोई होगा। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही? बताइए आप लोग कौन कहे जाते हैं महबूब ए इलाही? तो शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि गयासुद्दीन तुगलक को यही बोले थे हुजूर दिल्ली दुरस्त, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? महबूब ए इलाही। अब आते हैं बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था, यानी दोनों क्या चीज मानते थे? निर्वाण के लिए तपस्या बिल्कुल नहीं, संसार दुखपूर्ण है ये मानते थे, ठीक है। तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ठीक है। मीराबाई का गाना आप लोग सुनने होंगे, जानते होंगे। तो गौतम बुद्ध भी संसार को दुखपूर्ण माने हैं कि संसार दुखों से भरा है और इच्छाएं ही दुख का कारण है। और गौतम बुद्ध चैप्टर आपको हमने शुरुआत में ही पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लाइव सेशन में भी होगा, वहां से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता? अभी तुरंत हमने बताया था, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के परम भक्त थे। ऐसे कई लोग इसको कृष्ण का अवतार ही मानते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति किया करते थे, ठीक है। और कीर्तन भजन करते हुए, संगीत करते हुए कृष्ण भक्ति करते थे। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी सभी लोग मार रहे हैं। तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तुलसीदास नवरत्न किसके शासन में थे? तो अकबर। तो तुलसीदास भी आपके अकबर के ही किस मुगल शासक के समकालीन थे? तुलसीदास, ठीक है। तो अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो उनका नाम था रामानंद। जिनका जन्म कहां हुआ था? तो प्रयाग में हुआ था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन को का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल है। क्या है? अमर मूल। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, विनय पत्रिका, ये दोनों है। साहित्य रत्न इनकी रचना नहीं है, गीतावली भी है। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? हमीउद्दीन नागौरी, ऑप्शन क्या क्या? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही जवाब है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है।
निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? अब देखिए, कहिएगा सिलसिला क्या होता है? ये सिलसिले मतलब होता है करी, एक दूसरे को जोड़ने वाला करी, ठीक है। तो सिलसिला है वही, एक दूसरे से जुड़ना है, ठीक है। तो निम्नलिखित सूफीवाद के शब्द आया इसीलिए हमने बता दिया। कई लोग सिलसिला मतलब क्या होता है, तो करी होता है, जोड़ने का काम। कौन संगीत के विरुद्ध था? सुहारवर्दी, कदारवर्दी, नक्शबंदी, चिश्तिया। तो नक्शबंदी जो हुआ करते थे वो आपके संगीत के विरोधी थे, ये जो है संगीत को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। नक्शबंदी एक सिलसिला है, ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों में पंथ होता है, कबीरपंथी, रामानंदी जो होता है, ये सब होता है ना जो भक्ति आंदोलन में, उसी प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला था जो कि सूफी संत लोग थे, ये सब इस्लाम धर्म में सुधार की बात करते थे। जिस प्रकार से हिंदू धर्म कर्मकांड में जो भक्ति आंदोलन के कवि थे, चाहे कवि कहिए चाहे वो भक्त कहिए, रामानंद हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, ठीक है, कबीर हो गए। कबीर तो किस धर्म के थे तो पता ही नहीं चला, ठीक है, ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, उनका कहानी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित सूफियों, धरती पर एक ही व्यक्ति है ना जिसका जन्म का पता चला ना मृत्यु का पता चला, ठीक है। जन्म भी कहां पे हुआ, कैसे हुआ, किसी ने नहीं देखा, और मृत्यु के बाद भी कहा जाता है जब उनको ढक के रखा गया तो फूल बन गया था, यानी ना उनको दफनाया गया ना जलाया गया। अब सोचिए वो आखिर रहस्यमय व्यक्ति था कौन? हो सकता है ईश्वर का ही रूप हो, ठीक है। साईं बाबा के बारे में तो हम नहीं जानते, कबीर का तो ग्रंथ में पूरा कहानी है। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो भगवान, देखिए इतना ये लोग मतलब कह सकते हैं उदारवादी विचार के थे कि हिंदू धर्म के भी देवी देवताओं को अपना औलिया बना लिया, अपना देवता बना लेते थे। ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे लेकिन हिंदू देवी देवता से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, ठीक है। तो ऐसा उदारवादी विचारधारा हर एक धर्म में होना चाहिए। कट्टरवादी विचारधारा समाज को विनाश ही करता है, इतना जान लीजिए। वो करते आया है और करते रहेगा। मनुष्य का जीवन जो है एक तो बहुत छोटा होता है और उसमें कट्टरपंथी विचारधारा, तो आप देखिएगा ये उस जमाने में, आज से लगभग कितना आप 100 साल पहले कह लीजिए, कम से कम तो 700-800 साल पहले, इतना कबीर का एक एक वाणी आप सुनिए, अभी भी आपको चरितार्थ लगेगा। नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या बात उन्होंने कहा है? नहीं, कंकर पथ, क्या बोलता है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, नहीं ताब ऊपर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। ये सब देख रहे कितना अच्छा उन्होंने दोहा उस समय कहा था, लेकिन आज भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। शाह मोहम्मद गौस 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख वस्तु क्या थी? तो प्रमुख वस्तु कपास था, रेशम था, सोरा था और अफीम था। और अफीम की खेती बिहार बंगाल में ही सबसे ज्यादा होता था, सोरा का भी बिहार में होता था, रेशम, कपास, ये सब का ही जो है मेन रूप से निर्यात होता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब था। अब आते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। अब मुगल काल एंट्री हो गया है, ठीक है। पानीपत, पानखा चलघर, बाबर का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्या ट्रिक हमने बताया था? पानखा चलघर, पान खाना है और चल देना है घर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। बस, पान खा चल घर। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? खानवा का युद्ध, पानखा बिल्कुल सही है। चलघर, पानखा, पान पानीपत का प्रथम युद्ध बताया 1526।
खा खानवा का युद्ध 1527, पानखा चंदेरी का युद्ध 1528, चल घर घाघरा का युद्ध 1529। 1530 में तो अल्लाह के प्यारे हो गए बाबर। अब देखिए कौन सा होगा, कौन सा नहीं मिल रहा है, पकड़ में आ गया। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528, यहां दे दिया 1530, इसलिए यही आपका गलत है, चंदेरी का युद्ध। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए एक बार सुना दे रहे हैं आप लोग को। ऐसे तो हमने थ्योरी में आपको इतने अच्छे से बता दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप लोग जो हैं, जब तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं कराया जाएगा तब तक आप लोग को लगता है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो दिमाग है वो रटंत विद्या ज्यादा सोचता है, थिंकिंग कम है। चलिए 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में होगा, पहले बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, फिर तीसरा होगा बाबर और मेदिनी राय के बीच में, फिर चौथा होगा बाबर और अफगानों के बीच में। तो ये जो कहानी है दूसरा है, तो ये हो जाएगा आपका राणा सांगा के बीच में। मेवाड़ के किस राजा के साथ युद्ध हुआ खानवा का युद्ध? तो राणा सांगा, जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका खानवा का युद्ध हुआ पहले किसके साथ हुआ? पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पानखा खानवा राणा सांगा, तीसरा मेदिनी राय बाबर के बीच में, सब में बाबर ही जीतेगा, चौथा आपका अफगानों के साथ। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? अति महत्वपूर्ण है, यह तुर्की भाषा में लिखा गया, लेकिन जो बाबर था वो फारसी का विद्वान था और उस समय राजकीय भाषा फारसी थी, लेकिन जो तुजु के बाबरी है वो आपको तुर्की में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो अति महत्वपूर्ण है, तुर्की में आपका लिखा गया है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध जो हैं, तो उसमें अगर सिलसिलेवार है तो यही है आपका दोरहिया, चौसा, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के बाद सरहिंद की लड़ाई होगी अफगानों के बीच में 1556 के आसपास। कन्नौज जो है 1540, 1539, 1532 इसी प्रकार से है। तो ये आपका सिलसिलेवार ठीक है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि ईस्वी सन हमको भी उतना याद रहता नहीं है। तो जहां तक कि मुझे याद है कि सरहिंद सबसे लास्ट में होगा, कन्नौज 1540, 1539, 1532 में शायद हुआ था, सरहिंद जो है 1555-56 में जब दोबारा होता है तब शायद होता है। ठीक है, तो ये आपसी इसका एग्जैक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाई थी? तो एक ही था, मुमताज जो बेगम थी मुमताज, वो तो शाहजहां उससे पहले ही निकल गई, तो ये तो होगा नहीं, ये सब नाम आपने सुना नहीं है। शाह बेगम भी नहीं होगा। हमीदा बानो बेगम, जिसने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाई। ठीक है, अपने पति के लिए हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, ईस्वी 1532 हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद मतलब अपने धर्म के लिए। ठीक है, बाबर को लगा अगर जिहाद नहीं देंगे तो चूंकि उसके पास संख्या कम थी, तो यहां पे जिहाद मतलब अपने धर्म के लिए लड़ो, धर्म युद्ध है। जैसे होता है ना, महाभारत को भी धर्म युद्ध माना जाता है, अपने धर्म के लिए लड़ना है, अपने मतलब जो भी है संख्या बल बढ़ाना है। तो ये था दूसरा जो बाबर का खानवा का युद्ध होता है।
उसमें इसने जो है जिहाद की, जिहाद का नारा दिया। आज भी बहुत सारे जिहादी होते हैं जो पाकिस्तान के द्वारा नहीं, धर्म के नाम पर कि मरने के बाद क्या मिलेगी, तो नूर मिलेगी, क्या मिलेगी पता नहीं, जन्नत मिलेगा, यहाँ धरती पे ही नर्क मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसको पढ़ा लिखा के इतना ब्रेन वॉश करके भेजा जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, उसको सही गलत का कुछ समझ नहीं रहता। ठीक है, तो जिहाद की घोषणा किसने किया था, तो खानवा के युद्ध में बाबर ने ही किया था। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। कहां पे, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में। तो बताइए आप लोग, पादशाह की उपाधि कहां पे धारण की थी, तो काबुल में। कहां पे किया था, तो काबुल में। काबुल में। ठीक है, कहां पे किया था, काबुल में। लग रहा है हमें कि आप लोग थके जा रहे हैं। ठीक है, आंसर बताने का जो है रेशियो घटते जा रहा है। बहुत लोग भाग गए होंगे, बहुत लोग को नींद आ गई होगी, सो गए होंगे। ठीक है, फिर कल उठ करके नहीं कहेंगे सर कुछ, कब क्लास होगा फिर। ठीक है, जब क्लास रहता है तो उस समय अटेंड नहीं करते हैं, जब टेस्ट डालेंगे टेस्ट नहीं देंगे, अगर नहीं दिए 2-4 दिन तो पूछना शुरू, सर टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा। चलिए, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था, तो यही जो थे बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने ही बाबर नाम रखा था। जहीरुद्दीन मोहम्मद ने ही बाबर नाम रखा था। भाग ही जाएंगे, उनका टाइम हो गया है सोने का। वो सोचते होंगे बीपीएससी हो नहीं हो, नींद खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, आज तो मुगल खत्म ही कर देंगे, रहने तो नहीं देंगे आज। आप लोग भले चले जाइए, सो जाइए, हम अपना काम करके चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग को सोना है सोइए, हमको काम खत्म करना है। बहुत टेंशन हो रहा है हमको, हमारे ऊपर बहुत सारा और भी काम रहता है, और हम चाहते हैं कि आपका अच्छे से हो जाए, जो कल के डेट में कम से कम गाली नहीं दीजिएगा हमको। ठीक है, जहां तक हुआ हमने हर संभव प्रयास किया, तरीका से, टेक्निक से, जैसे हो, मुझे जैसे आता था। ठीक है, बाकी और कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे, तो आधुनिक राजस्थान का जो क्षेत्र है वो, क्योंकि उस समय तक यहाँ पे इसने कब्जा नहीं किया था, तो आधुनिक जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ही लोग बोलते हैं सर मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता है, ऑन स्क्रीन में मजा नहीं आता है, डिजिटल बोर्ड पे आइए। अब हम क्या करें, किसी में नहीं गुजर बसर है, किसी में। ये तो हम आराम से बैठ के पढ़ाते, आपको समझा लेते, लेकिन आप लोग के कारण हमको 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, पूरा दिन स्कूल में भी थके रहते हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं। मेरा तो केवल एक यही है, नहीं कोचिंग पढ़ाना। बहुत लोग एसी में बैठ के पढ़ाते हैं, भर दिन उनका ड्यूटी है, काम है। फरीद जो बाद में शेरशाह, फरीद है जो बाद में शेरशाह सूरी बना, फरीद का देखिए बचपन का नाम जो शेरशाह सूरी रहता है उसी का नाम रहता है फरीद। ठीक है, कहां से शिक्षा प्राप्त की थी, तो उसको शिक्षा जौनपुर से मिला था, ये याद रखिएगा। जो फरीद जो आगे चल करके शेरशाह सूरी बनता है, बाबर ने हुमायूं को आगाह कर दिया था कि इससे बच के रहना, अफगानी जो है ये शेरशाह जो फरीद है उससे बच के रहने के लिए। लेकिन बाबर था अय्याश। ठीक है, उसको लगता था हमको कौन टक्कर देगा, राहुल गांधी की तरह। ठीक है, चलिए, जब टक्कर दे दिया तो फिर गद्दी हथियाना मुश्किल होगी। चांदी का रुपया किसने शुरू किया, ठीक है, चांदी का रुपया किसने शुरू किया, शेरशाह ने। और आज भी भारत का जो मुद्रा बना है वो रुपया ही है। चांदी का रुपया किसने शुरू किया था, तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, चांदी का रुपया किसने शुरुआत किया था, तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखिए शेरशाह सूरी एक ऐसा बादशाह था, मात्र 5 वर्ष ही शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे, 1540 से 45, लेकिन उसने इतना काम किया, इतना काम किया कि नाम मत लीजिए। आज जो है
इतने वर्ष के बाद भी उतना काम उतने कम समय में किसी ने नहीं किया है। अब देखिए उसने सिक्का चलवाया चांदी का, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, मरम्मत करवाया पूरा, ठीक है। उसके बाद उसने जगह जगह जो है अस्पताल बनवाए, डाक विभाग का नींव डाला, स्थापना किया, ठीक है, सैन्य विभाग को मजबूत किया। और उसी के बदौलत जब अकबर आता है तो वो लंबा शासन करता है। अगर शेरशाह सूरी नहीं वो व्यवस्थित करके जाता, पटरी बना दिया था, यानी ट्रेन बना करके पटरी बना करके अकबर को दे दिया। अकबर जब आता है वो तो गलती से मर गया बेचारा, जो आपका बम रिटर्न होके उसी फूट गया था, विस्फोट हो गया था, जिस कारण से मर गया था वो शेरशाह सूरी। लेकिन जितना इसने काम किया, ना आगे ना अंग्रेजों ने ना ही किसी मुगल बादशाह ने उतना काम किया था। 1540 से 45 के दरमियान ही रहता है वो दिल्ली सल्तनत पे, इतना जान लीजिए। तो शेरशाह सूरी, और आज भी आपका जो है सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। और वही क्वेश्चन आ गया, देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो बिहार में, कहाँ पे, सासाराम में, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा है। आप लोग का भी किन्हीं का घर होगा सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, तो जौनपुर के अटाला मस्जिद, गौर की बारह सोना मस्जिद, दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली का किला एक कुहना मस्जिद। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर, दिल्ली का कुला ए कोहना मस्जिद ही होगा, ठीक है। दिल्ली का क्या हो जाएगा, कुला ए कोहना मस्जिद ही। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली का कुला ए कोहना मस्जिद का ही निर्माण करवाया था। मात्र एक मुट्ठी बाज के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किसने बोला था, शेरशाह ने ही बोला था, ठीक है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसका पूर्वगामी माना जाता, अभी तुरंत हमने चर्चा किया, अभी तुरंत हमने चर्चा किया, वो अकबर का ही पूर्वगामी था। इसके बाद ही अकबर आता है, नहीं, क्योंकि 1542 में तो अकबर का जन्म ही होता है, 1556 में आता है फिर अकबर, चूंकि उस समय 14 वर्ष का हो चुका था। शेरशाह के शासन काल में गांव का प्रशासन के लिए अधिकारी था, उसको क्या कहा जाता था, तो मुकदम कहा जाता था। यही क्वेश्चन पूछा था, मुकदम क्या होते थे, तो गांव के प्रधान होते थे, अधिकारी कह सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। शेरशाह की लगान व्यवस्था थी, तो एक प्रकार से रैयतवारी सिस्टम पे आधारित थी। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी का अनुपात क्या था, तो जो चांदी का जो रुपया था वो 64 तांबे के जो सिक्के थे उसके बराबर था, तो 64:1, बिल्कुल सही जवाब है सी, 64:1 का था। मतलब एक चांदी के सिक्का देते तो 64 छोटा छोटा तांबा का सिक्का मिलता था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर जो है राजगद्दी पे बैठाया गया था, और उस समय मात्र 14 वर्ष का ही था, कालानौर में, ठीक है। कालानौर में यह सूचना मिली थी और उसको बैठाया गया था गद्दी पे, बैरम खान ने बैठाया था, ठीक है। हाँ 1556 ईस्वी में ही, बहुत सही, 1556। अब आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, आपको पता ही होगा, अकबर और महाराणा प्रताप, राजस्थान का एक ही जो वंश है महाराणा प्रताप का, मेवाड़, ठीक है। तो यही बस अकबर के अधीन नहीं हुआ था, नहीं तो मैक्सिमम राजपूताना घर में अकबर के संबंध थे, वैवाहिक संबंध थे, या तो खुद का विवाह या आसपास जो भी उसके रिश्तेदार थे उसका विवाह था। और उसमें जो इसने राजपूतानों के साथ अच्छा व्यवहार की नीति अपनाई, चूंकि उसे पता था कि राजपूत के साथ रह के ही यहाँ पे शासन किया जा सकता है, और उसने राजपूताना संबंध की नीति अपनाई। और इसके पीछे कई रीजन हमने बताया था कि राजपूतानों के प्रति जो उनकी वह नीति जो थी, धार्मिक सहिष्णु था अकबर, किसी धर्म के प्रति उसको नफरत की भावना नहीं थी।
ये अलग बात था कि महाराणा प्रताप के साथ उसकी युद्ध हो रही थी, क्योंकि वो भी साम्राज्यवादी विस्तारक तो था ही, साम्राज्य का तो विस्तार कोई भी शासक चाहता है, तो ये अलग बात थी। लेकिन वो हिंदू धर्म का विरोधी नहीं था, ठीक है। महाराणा प्रताप के यहाँ जो सेना नायक था वो मुस्लिम था, और अकबर का जो था सेना नायक मानसिंह वो हिंदू था, इतना जान लीजिए। तो उस समय हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस समय साम्राज्य विस्तार की लड़ाई थी, कौन शासक बनेगा उसकी लड़ाई थी। अकबर, चलिए ये समझ गए होंगे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घर से शुरुआत किया था? तो वो घर था आपका कक्षवाहों से। किससे किया था? तो कक्षवाहों से उसने सर्वप्रथम विवाह संबंध की नीति शुरुआत किया था। शुरुआत में जो राजपूत लोग खुद इसको ऑफर किए थे विवाह करने के लिए, ठीक है, जबरदस्ती इसने नहीं किया था, खुद ऑफर मिला था इसको। चलिए, अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार, शेख निजामुद्दीन, चिराग, बताइए अकबर जो है किस चिश्ती संत का अनुयायी था? आगे चल करके इसने एक नया धर्म भी बनाया, दीन ए इलाही, और ये बहुत ज्यादा धार्मिक सहिष्णु भी था, ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक से अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? वो था मेवाड़ का महाराणा प्रताप, जिन्होंने उसकी संप्रभुता अधीनता स्वीकार नहीं की थी। घास की रोटी खाएंगे लेकिन मुगलों के अधीन नहीं जाएंगे, ठीक है, महाराणा प्रताप का ही नारा था, कथन था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी असিরगढ़ की, रामगढ़ की, मंडलागढ़, कटंगा की? तो यही की थी, मंडलागढ़ कटंगा की। चलिए ये सब एकदम देख लीजिएगा। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये भू राजस्व अधिकारी था, भूमि का जो है राजस्व अधिकारी टोडरमल, ठीक है, अकबर काल में टोडरमल भू राजस्व। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ कब किया था? ठीक है, तो दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ 1582 ईस्वी में किया था, ठीक है। और इसका एकमात्र हिंदू जो स्वीकार किया था वो था बीरबल, ठीक है। मनसबदारी पद्धति को किसने चलाया था? तो अकबर ने ही चलाया था मनसबदारी। अब कहिएगा मनसबदारी क्या था? तो एक प्रकार से सेना का पोस्ट दिया जाता था मनसब, जैसे अभी होता है लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, उसी प्रकार से लेवल था, एक प्रकार से कह सकते हैं पोस्ट। जिसके पास जितना मनसब था उसको उसके हिसाब से जो है सैलरी दिया जाता था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तु कला शैली पर आधारित है? तो फारसी एवं जो भारतीय शैली पर आधारित है वो है आपका हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है किसके नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो देखिए ये तो जहांगीर के समय में ही आया था हॉकिंस। रॉल्फ फिच जो था वो अकबर के समकालीन में आया था, ठीक है, उसी के दरबार में आया था रॉल्फ फिच। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो जहांगीर जो है अपनी आत्मकथा जो है ये फारसी में लिखेगा, मुझे लगता है, थोड़ा मैं देख लेता हूं। हाँ, फारसी ही होगा, ठीक है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो फारसी में लिखी है, ठीक है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो जहांगीर एक खुद राइटर भी था, उसने अपनी ही आत्मकथा खुद लिखी है और फारसी। और उस समय का जो है जो सरकारी सल्तनत की जो भाषा थी मुगल काल की वो फारसी ही हुआ करता था, ठीक है। जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। गुरु एक रामदास थे जिन्होंने अमृत शहर का निर्माण किया था। किस मुगल बादशाह के काल में कंधार मुगलों से ने छीन लिया था?
ठीक है। तो कंधार को मुगलों ने छीन लिया था, वो अकबर है होना चाहिए, ठीक है। अकबर के समय में ही कंधार जो क्षेत्र था उसको मुगलों ने छीन लिया था, सॉरी जहांगीर के शासनकाल, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। कंधार जो है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब तो अफगानिस्तान में होगा शायद कंधार। तो जहांगीर, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसको शाहजहां ने ही बनवाया था। दिल्ली का प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है, जो आप देखिएगा लाल किला के सामने है, लाल किला का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये सारे निर्माण जो है शाहजहां के ही द्वारा करवाए गए थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत आपका कंप्लीट हो गया। अब मराठा का जो है 10 क्वेश्चन है उसको भी देख ही लेते हैं। मराठों के उत्कर्ष के निम्न में से कौन से कारण सही है? भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, बिल्कुल ये सभी कारण थे जो कि उस क्षेत्र में, जो आपका दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है उसमें मराठों का उत्कर्ष हुआ, क्योंकि वो लोग भौगोलिक सुरक्षा चाहते थे, किससे? तो मुगलों से। राजनीतिक जागृति भी थी और उच्च नेतृत्व शक्ति भी थी, जैसे छत्रपति शिवाजी जैसे, बालाजी बाजीराव जैसे, यहां पे कह सकते हैं पेशवा वगैरह हुए। चलिए, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो वह युद्ध था सलहार का युद्ध, जिसमें शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में, और उनको छत्रपति की उपाधि मिली थी 1674 ईस्वी में। ये सब डायरेक्ट याद रखिएगा। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वो आगरा में कैद थे, यहीं से वो भागे थे। शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? तो रायगढ़ में थी। शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़ में थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो ये भी आपका रायगढ़ में ही हुआ था। कहां पे हुआ था? रायगढ़ में, ठीक है। थोड़ा सा ये कंफर्म हो लेते हैं। बिल्कुल सही है, रायगढ़ ही है। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदास नाम था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? मंत्रिपरिषद जो था अष्टप्रधान, वो मराठा प्रशासन में थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। अष्टप्रधान नाम का मंत्रिपरिषद कहां रहता था? तो मराठा के साम्राज्य में रहता था। शिवाजी के समय सरनोबत किस पद से संबंधित था? तो प्रशासनिक अधिकारी से संबंधित है, वित्तीय नहीं, सैन्य प्रशासन से। ये हो जाएगा आपका सरनोबत जो है सैन्य प्रशासन से संबंधित था, ठीक है। सरनोबत जो था वो सैन्य प्रशासन से संबंधित था, ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों के देखरेख करते थे वो सुमंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सुमंत। जो विदेशी मामला देखरेख करते थे, नहीं, वो क्या कहलाते थे? सुमंत कहलाते थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करते थे? तो शिवाजी। किसके? छत्रपति शिवाजी। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो उसका नाम था बालाजी राजा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। एक मूवी आया था बाजीराव सिंघम, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, दीपिका पादुकोण को, ठीक है। एक मस्तानी क्या था, बाजीराव मस्तानी या कुछ था ना, वो यही पेशवाओं की ही कहानी है। किसके समय में मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक हो गया? तो बालाजी बाजीराव सिंघम ही शायद था ना, अजय देवगन वाला, आप लोग को पता होगा, यही की कहानी है, ठीक है। बाजीराव, हाँ यही बाजीराव है, बालाजी बाजीराव, ठीक है। इनके समय तक आते आते जो मराठा में सबसे ज्यादा जो महत्व हो गया था पेशवा का हो गया था, एक प्रकार का कहिए प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई, संभाजी। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर होगा ताराबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा मध्यकालीन इतिहास को अच्छे से, जहां तक कि मुझे लगा आपको महत्वपूर्ण जो सब क्वेश्चन है उसको हमने आपको अच्छे से करवा दिया। बाकी हमने पढ़ाया हुआ है ही आपको अच्छे से, आप लोग उसको देखिए, पढ़िए, सुनिए, और उम्मीद करते हैं
कि यही सब क्वेश्चन में से इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मध्यकालीन इतिहास के भी पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पे ही पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत सारे लोग भाग गए, ठीक है। चलिए, ये सब पीडीएफ भेजा हुआ है।